लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि वह कैसे वेजिटेशन इफेक्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की डिफरेंट फॉर्म क्या होती है। हमने लास्ट क्लास में अपने क्लाउड्स भी डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, कैसे स्नोफॉल होती है, स्लीट होती है, स्नो होती है, हम उसकी बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। प्रेसिपिटेशन इफ एयर इज सफिशिएंटली कूल। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश का पड़ना। वो बादल में से, जो क्लाउड्स में से चीजें आती है, उनका आना। वो किसी की भी फॉर्म में हो सकती है। वो स्नेक स्नो की फॉर्म में भी हो सकती है, वो स्लीट की फॉर्म में भी हो सकती है। इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। हेल की फॉर्म में भी हो सकती है, वो रेन की फॉर्म में भी होती है। उसको हम सब क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की हमारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इफ एयर इज सफिशिएंटली कूल्ड, अगर एयर को हमने क्या किया, कूल किया, ठंडा किया, बिलो ड्यू पॉइंट, उसका जो ड्यू पॉइंट है उससे बिलो 0 डिग्री हमने अगर पानी को ठंडा किया, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेपर विल कंडेंस। जो छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं वो क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस का मतलब है ठंडी हो जाएंगी, कूल डाउन हो जाएंगी अराउंड डस्ट पार्टिकल। सपोज ये डस्ट पार्टिकल है, इसके चारों तरफ जो पानी की बूंदें हैं वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। और ठंडी होने के बाद ये इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, कलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। व्हेन दे फ्लोट अबाउट एज मासेस ऑफ माइन्यूट वाटर, जब ये एक माइन्यूट मतलब बहुत स्मॉल, जब स्मॉल पानी की तरह, एक स्मॉल मास की तरह, एक टुकड़े की तरह जब ये फ्लोट करती हैं वाटर के अंदर, ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स एट अ कंसिडरेबल हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट होती है उस पे जब आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं, जो आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो एक कंसिडरेबल हाइट पे पहुंच जाते हैं सी लेवल के ऊपर, तो वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। तो मैंने अभी बताया, जब डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ अगर पानी कंडेंस हो जाएगा और वो ड्रॉपलेट जो है डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, तो वो एक क्या बना लेती है, टुकड़ा बना लेती हैं। और ऐसे ही टुकड़े बन बन के क्या बन जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। और अबव सी लेवल वो क्लाउड्स जो है, आइस क्रिस्टल्स जो है, वो एयर में रहते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि साइरस क्लाउड क्या होते हैं, क्यूमुलस क्या होते हैं और स्ट्रेटस क्या होते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लाउड्स की फॉर्म में क्या कर जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। When condensation occurs at ground level, जब ग्राउंड लेवल पे कंडेंसेशन होता है, जब ग्राउंड लेवल पे कंडेंसेशन की बात करेंगे, विदाउट नेसेसरली, ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि वो रेन पड़े, हेज पड़े, मिस्ट पड़े या फॉग फॉर्म हो, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पे कंडेंसेशन होता है, उसका मतलब ये नहीं या हेज पड़ेगा या मिस्ट पड़ेगा या फॉग पड़ेगा। हमने एक चीज और पढ़ी थी, मैं बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करी थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमने किस चीज की बात करी थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम क्या बोलते हैं, आर एच। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है, सपोज कोई मास है 100 है, 100 में 90 वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक। तो 95%, 100 में से 95% वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है। अब उसमें और ज्यादा क्लाउड्स नहीं बन सकते, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो गई। या हम कह सकते हैं 99% हो गया तो और ज्यादा हाई हो गई। अब क्लाउड जो है ड्रॉपलेट को अपने अंदर नहीं रोक पाएंगे, तो जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। बादल में से, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो, चाहे वो हेज की फॉर्म में हो, चाहे वो मिस्ट की फॉर्म में हो, वो नीचे आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला प्रेसिपिटेशन होता है हमारा स्नोफॉल, जिसको आप बहुत पसंद है सबको, सब देखने जाते हैं इधर उधर। तो सबसे पहला प्रेसिपिटेशन होता है स्नोफॉल, बर्फ का गिरना। इन लैटिट्यूड्स का मतलब है, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक्स वाला एरिया है। हायर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो टेम्परेट, सब टेम्परेट और पोलर रीजन की बात कर रहे हैं। तो इन हायर लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स होती हैं, वो कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो इन हायर लैटिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। जब आप ऊपर जाओगे,
हाइट्स में और लैटिट्यूड में, वेयर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में टेक प्लेस, जहाँ पे वाटर वेपर का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, मतलब वो ठंडी होने लगती है, में टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जब पानी वाटर वेपर का कंडेंसेशन होने लगेगा, एट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपको पता है 0 डिग्री से बिलो पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो वो जमना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पहुंच जाता है। तो जब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होने लगेगा वाटर वेपर का, तो वो क्या कहलाएगी, स्नोफॉल कहलाएगी। मैं फिर वापस से रिपीट कर देती हूँ, जब आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे, हायर एल्टीट्यूड्स में जाओगे, जहां पे वाटर वेपर कंडेंस हो जाती हैं और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्नोफॉल। नेक्स्ट है हमारा हेल स्टोन, जिसे आप ओले कहते हो या हेल। हेल स्टोन क्या होता है, हेल स्टोन्स और हेल, इफ द मॉइस्ट एयर, एयर कैसी है, मॉइस्ट, मतलब उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो ज्यादा है, इफ द मॉइस्ट एयर असेंड्स रैपिडली, रैपिडली टू द कूलर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, असेंड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, अपवर्ड मूव करना, अगर मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, कूलर लेयर्स में जाएगी, किसके, एटमॉस्फेयर के, तो वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज इनटू आइस पैलेट्स, जो पानी की बूंदें होती हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, किसमें, आइस पैलेट्स में। आइस पैलेट्स का मतलब है बेटा, एक सेकेंड, हम बात कर रहे थे हेल स्टोन्स और हेल की। इफ द मॉइस्ट एयर असेंड्स, जब मॉइस्ट एयर जो है ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड जाती है, कूलर लेयर में एटमॉस्फेयर की, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती हैं, जमने लगती है, इनटू आइस पैलेट्स। आइस पैलेट्स का मतलब है बहुत मोटे मोटे गोलों में। जो हेल स्टोन होता है, जो ओले होते हैं वो हेल होते हैं, बहुत कम साइज होता है उनका, बट जो हेल स्टोन होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो कि पत्थर की फॉर्म में, तो मोटे मोटे हो जाते हैं, तो आइस पैलेट्स की फॉर्म में हो जाते हैं, एंड फॉल टू द अर्थ एज हेल और अ हेल स्टोन, और अर्थ पे वो हेल और हेल स्टोन की तरह क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। एज मोर एंड मोर सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉप्स, जैसे ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा ठंडी वाटर की ड्रॉपलेट्स होंगी, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी अराउंड अ हेल स्टोन। सपोज एक छोटा सा पत्थर है, आइस है, और उसके चारों तरफ बहुत मोटे मोटे जो सुपर कूल्ड जो सॉलिड है, आइस है, वो जमने लगेगी और वो क्लाउड बना लेगी, मोटा हेल स्टोन बना लेगी, और वो क्या होगी, अर्थ सरफेस पे नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएगी, hailstone, and it इंक्रीजेस स्टीडली। स्टीडली का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअसली, और ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, साइज में बढ़ती रहती है, कंटिन्यूअसली साइज में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड सम ऑफ देम वे एज मच एज 2 पाउंड, और कुछ कुछ का ऐसा साइज होता है कि वो 2 पाउंड तक पहुंच जाता है। 2 पाउंड का मतलब तुम्हें पता ही है, 1 पाउंड का इतना बड़ा समझ लो। तो बहुत मोटे मोटे पत्थर जो हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, इस लगातार सुपर कूल्ड हो जाते हैं। थर्ड फॉर्म आती है प्रेसिपिटेशन की, स्लीट। स्लीट क्या होता है, वेरी ऑफन द आइस पेलेट्स एग्जिस्ट एज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। बहुत ऑफन क्या होता है, जो आइस के पैलेट्स होते हैं, जो आइस के पत्थर होते हैं, एज फ्रोजन रेन ड्रॉप, और वो जमी हुई, फ्रोजन मतलब जमी हुई रेन ड्रॉप की तरफ एग्जिस्ट करते हैं, मेल्टिंग एंड रीमेल्टिंग ऑन देयर वे,
जब ऊपर से क्लाउड में से, सपोज ये क्लाउड है, ऊपर से आइस पैलेट नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, जब चल के आएंगे तो चलते चलते उनका जो कुछ मॉइस्चर है वो भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मतलब उनका साइज क्या होगा, पानी पिघलने लगेंगे, उनका साइज क्या हो जाएगा, आते आते थोड़ा धीरे कम हो जाएगा, बड़े साइज से रिड्यूस हो जाएगा साइज। वेरी ऑफन द आइस पैलेट्स एग्जिस्ट एज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स की तरह, जमी हुई रेन ड्रॉप्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, मेल्टिंग एंड रीफ्रीजिंग ऑन देयर वे, वो अपने वे में मेल्ट होते हैं, रीफ्रीज होते हैं, एंड डाउन दिस फॉर्म एज स्लीट, और वो किसकी फॉर्म में आते हैं, स्लीट की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। अब बात आती है बारिश की, जिसे हम कहते हैं रेनफॉल। It is only when the droplets in a clouds collect into larger drops. जब छोटी छोटी बूंदे, जो ड्रॉपलेट्स हैं, और वो ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं, और कलेक्ट होने के बाद वो बूंदे बना लेती हैं, और बूंदे बनाने के बाद जब बहुत सारी बूंदे एक साथ मिलेंगी तो वो क्या बना लेंगी, क्लाउड्स बना लेंगी। तो जब वो क्लाउड्स बना लेती हैं तो जो लार्जर ड्रॉप है वो किसका साइज कितना होता है, 0.2 mm से 6 mm तक का साइज होता है ड्रॉप का। उस वो ड्रॉप कैसे गिर जाएगी, एज अ रेनफॉल की तरह नीचे आ जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, फिर उसके बाद नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, क्या क्या होती है, कैसे होती है रेनफॉल, ये पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन, जो पानी गिरता है वो डिफरेंट फॉर्म में गिरता है, स्नो में, स्लीट में, हेल में एंड रेन में। अगर एयर ठंडी हो जाए बिलो ड्यू पॉइंट, तो जो टाइनी ड्रॉप्स होती हैं, टाइनी मीन जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर वेपर की, वो कंडेंस हो जाती हैं डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड। और जब वो ठंडी हो जाती हैं डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड क्या हो जाती है, जब कंडेंस हो जाती हैं तो वो आइस क्रिस्टल बनाती हैं, और उन्हीं से क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बादल बनते हैं। जैसे साइरस हो गया, क्यूमुलस हो गया, स्ट्रेटस हो गया, तो डिफरेंट टाइप के बादल भी उसी से बनते हैं। जब कंडेंसेशन ग्राउंड लेवल पे होता है, ये हम कहाँ बात कर रहे हैं, अबव सी लेवल। जब अबव सी लेवल होगा तो ये क्लाउड्स बनाएगी कौन कौन से टाइप के, साइरस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। प्रीति लास्ट क्लास का लेक्चर देख लेना बेटा, उसमें हमने साइरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस पूरा डिफाइन किया है क्या क्या होते हैं। जब कंडेंसेशन ग्राउंड लेवल पे होता है तो वो जरूरी नहीं है कि रेन, हेज, मिस्ट और फॉग बनाए, वो किसी भी फॉर्म में बना सकती है। प्रेसिपिटेशन का टाइप हमने पढ़ा, तो पहला था स्नोफॉल। जब हायर लैटिट्यूड में जाएंगे, एल्टीट्यूड में जाएंगे, वहां पे वाटर वेपर क्या हो जाती है, जब कंडेंस हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो पहुंच जाती है, और वो स्नोफॉल की तरह लैटिट्यूड्स में, जहाँ एल्टीट्यूड में जाओगे, हाई हाइट में जाओगे, पहाड़ों वगैरह पे जाओगे, तो वहां पे क्या होने लगेगी, स्नोफॉल होती है। हेल स्टोन, और हेल क्या होता है, अगर मॉइस्ट एयर है, जिस एयर के अंदर मॉइस्चर है, वो ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू होगी, लेयर्स में जाएगी, असेंड करेगी एटमॉस्फेयर में, तो वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, फ्रीज होने के बाद आइस पैलेट्स बनाती हैं, और वो अर्थ पे गिर जाती हैं एज अ हेल की तरह और हेल स्टोन की तरह। एज मोर एंड मोर सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स हैं और ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, सुपर कूल्ड हो जाती हैं, टेम्परेचर बिलो माइनस में पहुंच जाता है, तो ये ड्रॉप जो है एक्यूमुलेट होती हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट होती हैं, और कलेक्ट होती हैं अराउंड अ हेल स्टोन के अराउंड, और एज अ हेल और हेल स्टोन की तरह ये अर्थ की सरफेस पे आनी स्टार्ट हो जाती है, और लगातार कंटिन्यूअसली इनका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। स्लीट, वेरी ऑफन जो आइस पैलेट्स होते हैं एग्जिस्ट एज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप। जो आइस के पैलेट्स होते हैं, आइस के जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो जमे हुए होते हैं, फ्रोजन होते हैं रेन ड्रॉप्स की तरह। जैसे वो अपने वे में आ रही होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती है जब, तो वो क्या होते हैं, फ्रीज रीफ्रीज होते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे कुछ मॉइस्चर भी होगा, उसकी वजह से वो पिघल जाएंगी, फ्रीज रीफ्रीज हो जाएंगी ऑन देयर वे डाउन दिस फॉर्म अ स्लीट, और वो क्या बनाता है, स्लीट बनाता है। अब रेनफॉल की बात करेंगे। इट इज ओनली व्हेन ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड्स कलेक्ट इनटू लार्जर ड्रॉप, जब ड्रॉपलेट जो हैं बड़ी बड़ी बूंदों में, यस बेटा टाइप कर दो आप क्या कहना चाहते हो, देवराज।
अच्छा स्लो प्लीज। बेटा मैं ये समझा चुकी हूँ एक बार, अब मैं इसका रिव्यू करा रही हूँ यहाँ तक, इसलिए मैं तेज पढ़ा रही हूँ। अब मैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल से पढ़ाऊंगी तो वो मैं इजी पढ़ाऊंगी। अभी आपको जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, मैं रिवीजन करा रही थी, यहाँ तक मैंने समझा चुकी हूँ बेटा, इसलिए मैं तेज हूँ। रेनफॉल इट इज ओनली व्हेन द ड्रॉपलेट्स जो है, इट इज ओनली व्हेन द ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कलेक्ट होती हैं, और कलेक्ट होने के बाद वो लार्जर साइज में ड्रॉप कर जाती है 0.2 mm से 6 mm तक, जो कि एज अ रेनफॉल होती है। अब मैं यहाँ से स्लो पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं अभी तक जो समझाया था उसका रिविजन करा रही थी। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के टाइप क्या होते हैं, कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती हैं। हमें पता है 3 मेजर टाइप्स ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, इसकी पिक्चर नेक्स्ट पेज पे है। पहले मैं आपकी पिक्चर दिखाती हूँ उसके बाद। देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, पहले पिक्चर देखो फिर मैं एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। सबसे पहले द सन राइजेस हाई बाय मिड डे। आपको पता है दोपहर में सन जो है हाई पे पहुंच जाता है 12 बजे, ठीक। सन हीट्स अप द ग्राउंड, इससे क्या होता है, सन ग्राउंड को हीट करता है, गर्म हो जाती है, ठीक। एयर नेक्स्ट टू द ग्राउंड इज हीटेड, जो ग्राउंड पे एयर होती है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ग्राउंड, और जो ग्राउंड पे पानी होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, ग्राउंड्स में और ट्रीज में जो पानी होता है वो इवेपोरेशन होने लगता है, ठीक। अब वार्म एयर राइजेस, आपको पता है जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है, वार्म एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ सिंक करती है। तो वार्म एयर क्या हुई यहाँ पे हमारी, राइज हुई। एयर कूल्स एंड कंडेंसेशन अकर, अब ये वार्म एयर जब राइज करेगी तो ये वार्म एयर क्या होने लगेगी, कंडेंस होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी, और जब ये ठंडी होने लगेगी तो क्या बनाने लगेगी, क्लाउड्स। व्हाइट क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म्स, व्हाइट कलर के क्लाउड्स बन गए क्यूमुलस क्लाउड। याद रखना कौन से क्लाउड्स बन रहे हैं, क्यूमुलस। फिर अगर स्ट्रोम आया क्लाउड्स के साथ तो वो कौन से क्लाउड करते हैं, हमने क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कौन से होते हैं, जो कि हाइट उनकी बहुत ज्यादा होती है और काले जो बादल होते हैं घुंघराली शेप में, तो वो क्या होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होंगे, स्ट्रॉम क्लाउड्स फॉर्म, और बादल अब क्या होगा, ऐसे क्लाउड होंगे जो कि तूफान लेके आएंगे, स्ट्रॉम लेके आएंगे, ठीक। उससे क्या हो जाएगी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, हैवी रेनफॉल। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ क्या है। इट इज मोस्ट कॉमन इन रीजन्स दैट आर इंटेंसली हीटेड, उन रीजन्स में बहुत ज्यादा कॉमन है जहां पे बहुत ज्यादा, इंटेंसली मतलब बहुत ज्यादा हीट होता है, जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। आइदर ड्यूरिंग द डे, या तो दिन के टाइम, एज इन द ट्रॉपिक्स, आपको पता है दिन के टाइम जो ट्रॉपिक्स होते हैं, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब ट्रॉपिकल एरिया, तो दिन के टाइम में ट्रॉपिक्स बहुत ज्यादा हीट अप होते हैं। और इन द समर, या समर के टाइम की बात करेंगे, एज इन अ टेम्परेट इंटीरियर, के जो अर्थ एंड ट्रॉपिक्स के अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंटेंसली हीट हो जाता है। when the earth surface is heated, जब अर्थ की सरफेस हीट हो जाएगी, किस प्रोसेस से, कंडक्शन से। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर से। मॉइस्चर लेडन वेपर, मॉइस्चर लेडन का मतलब होता है, लेडन मीन्स जो मॉइस्चर हवाएं लेकर आती हैं, ठीक है, लेडन मीन्स लेकर आती हैं, जो मॉइस्चर लेके आती हैं। तो मॉइस्चर लेडन वेपर, जो भाप होती है, वेपर होती हैं, वो राइज करेंगी, मतलब जिन पानी के अंदर क्या होगा, होगा वो मॉइस्चर की तरफ उठनी शुरू हो जाएंगी, मतलब राइज करेंगी, बिकॉज हीटेड एयर, जो हवा गर्म हो जाती है आपको पता है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, वो क्या करती है, फैलती है, एंड बिकम्स लाइटर, और कैसी बन जाती है, हल्की बन जाती है।
जब आप पानी को गर्म करते हो, पानी को गर्म करने के बाद एक टेम्परेचर के बाद जब पानी बहुत ज़्यादा उबल जाता है, तो पानी की जो भाप है, वेपर है, वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाती है। उसी से पता चल जाएगा आपको, जब वेपर ऊपर उड़नी शुरू हो गई, तो जो वेपर्स बन जाती हैं, एयर क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है और वो फैलनी शुरू हो जाती है। अगर आप प्लेट लगा के देखोगे उसके ऊपर, तो जो भाप है जब वो ठंडी होंगी तो ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको प्लेट के चारों तरफ। सेम प्रोसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही होता है। और जब वो ड्रॉपलेट्स बन जाती है, हमने पढ़ा है वो बन क्या बढ़ जाता है, प्रेसिपिटेशन। तो व्हेन द अर्थ सरफेस हीट होती है बाय कंडक्शन, मॉइस्चर लेडन वेपर जो होती है वो राइज करती हैं ऊपर की तरफ, बिकॉज हीटेड एयर ऑलवेज एक्सपैंड, जो गर्म हवा होती है वो हमेशा फैलती है, एंड बिकम्स लाइटर, और वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। Air rises in the convection current after a continued period of intense heating. जब एयर जो है ऊपर की तरफ राइज करती है, कंटिन्यूटली हीट करती रहती है, तो वो ऊपर कन्वेक्शन करंट बना लेती है। इन असेंडिंग, जब वो असेंड होगी, मतलब असेंड का मतलब अपवर्ड मूव करेगी, डिसेंड मीन्स होता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, असेंड मीन्स होता है अपवर्ड। इन अपवर्ड, इन असेंडिंग, इट्स वाटर वेपर कंडेंसेस, और जब ऊपर की तरफ जाएगी, वाटर वेपर क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, इनटू कौन सा क्लाउड बनाएगी, अभी हमने डायग्राम में देखा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनाएगी, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, विद अ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, जो उसकी हाइट होगी बहुत हद तक बहुत ज्यादा हाइट होगी। मैं फिर एक बार डायग्राम से देखना, मैं वहां से एक्सप्लेन करूंगी, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये सुन लो। इट रीचेज इट्स मैक्सिमम इन द आफ्टरनून, ये मैक्सिमम पहुंच जाती है कब, दोपहर के टाइम पे, दोपहर का टाइम 12 बजे के आसपास। व्हेन द कन्वेक्शनल सिस्टम वेल डेवलप्ड, अभी जो रेज आ रही है सन की, अगर आपने बाहर ऑब्जर्व किया होगा, तो स्लांटिंग आ रही है। 12 बजे सन जो है ऊपर बिल्कुल टॉप मोस्ट पे हाईएस्ट पहुंच जाता है आफ्टरनून में, तो उस टाइम पे जो कन्वेक्शनल सिस्टम होता है बहुत वेल डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है। जब तेजी से इवेपोरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो वो क्या करेगी, कंडेंस करके क्लाउड बना लेती है। हॉट एयर राइजिंग हैज अ ग्रेट कैपेसिटी, जो गर्म हवा होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है फॉर होल्डिंग मॉइस्चर, अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की, उसके अंदर बहुत उसके ज्यादा। अंदर बहुत ज्यादा। कार्तिक अपना माइक ऑफ कार्तिक करो अपना बेटा, कुछ माइक सुन ऑफ नहीं करो पा बेटा। कार्तिक माइक ऑफ करो कार्तिक बेटा, माइक ऑफ करो। माइक मत खोला करो क्योंकि इको होती है आवाज, जो भी बोलना है चैट पे बोला करो। हॉट राइजिंग एयर हैज अ ग्रेट कैपेसिटी, जो गर्म हवा होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है फॉर होल्डिंग मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, विच इज अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इन रीजन्स ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने अभी बताया था, जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कहने का मतलब है 100% में से 99% अगर ह्यूमिडिटी है, तो उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, मतलब उसमें और ज्यादा अब ड्रॉपलेट समा नहीं सकती, वो इकट्ठी, वो अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती। हॉट एयर जब राइज करती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, विच इज अबेंडेंट, बहुत ज्यादा लार्ज है, इन रीजन्स ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जिन रीजन्स के अंदर। और हमने पढ़ा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन से रीजन्स में होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है और ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। एज द एयर राइजेस, जैसे हवा राइज करती है ऊपर की तरफ उठती है, इट कूल्स, ये ठंडी हो जाती है। व्हेन सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट मतलब अब मोर ड्रॉप ऐड नहीं हो सकती, वो लेवल आ गया कि अब 99% है, आप एक ही कर सकते हो, अब उसके अलावा नहीं ऐड कर सकते, नो मोर एयर कैन बी एडेड। सो एज द एयर राइजेस, जैसे एयर राइज होती है ये ठंडी हो जाती है। when saturation point is reached, जब saturation point पहुंच जाता है, torrential downpour,
टोरेंशियल डाउनफॉर का मतलब होता है हल्की फुल्की क्या होती है, बारिश हो जाती है, उसे हम बोलते हैं टोरेंशियल डाउनफॉर। तो हल्की फुल्की बारिश होती है अकर अलोंग विथ थंडर एंड लाइटनिंग, पर लेकिन बादल की जो गरजाहट होती है वो बहुत ज्यादा होती है और बिजली बहुत ज्यादा चमकती है। मतलब कम टाइम के लिए होगी बट लेकिन थंडर और लाइटनिंग होगी। द समर शावर्स इन टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट रीजन होते हैं आपको पता है, दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज सब ट्रॉपिकल एंड दिस इज टेम्परेट। तो जब समर में टेम्परेट रीजन में शावर होती है आर इक्वली हैवी विद ओकेजनल थंडरस्टॉर्म। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऐसे ही पॉइंट पूछा गया है कि जो समर में शावर होती है, करेक्ट रीजन में पूछने के लिए, जो समर में शावर होती है टेम्परेट रीजन में वो बहुत ज्यादा हैवी होती है और उसके साथ क्या आता है, थंडरस्टॉर्म भी आता है। These downpours may not be entirely useful for agriculture। ये जो डाउनपोर्स होती हैं, जो हल्की फुल्की बारिश होती हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है कि सारी यूज हो जाए, बिकॉज द रेन इज सो इंटेंस, रेन इतनी ज्यादा कम टाइम के लिए होगी पर इतनी तेज होगी दैट इट डज नॉट सिंक इनटू द सॉइल, कि इतना टाइम भी नहीं देती कि सॉइल के अंदर ये पास हो जाए, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। तो जो डाउनपोर होती है, जो हल्की फुल्की बारिश होती है, वो इतनी तेज होती है, इतनी इंटेंस होती है, आपने देखा ना 5 मिनट के लिए बहुत तेज बारिश पड़ी, तो इतनी इंटेंस होती है कि वो सॉइल के अंदर भी नहीं जाती बट इज ड्रेन्ड ऑफ ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और ये क्या होती है, एकदम से ड्रेन्ड ऑफ हो जाती है, मतलब पूरी लेयर को साफ कर देती है। जब तेज बारिश पड़ेगी, जब तेज तेज बारिश पड़ती है तो क्या होता है, सॉइल इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लीचिंग प्रोसेस होता है। तो दीज डाउनपोर मे नॉट बी एंटायरली यूजफुल, एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं होती, बिकॉज द रेन इज इतनी ज्यादा इंटेंस होती है, इट डज नॉट सिंक इनटू द सॉइल, में नहीं जा पाती, एंड ड्रेन्ड ऑफ ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और इमीडिएटली क्या हो जाती है, ड्रेन्ड ऑफ हो जाती है, ऊपर लेयर हटा देती है। डायग्राम से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जब सन की रेज, सन हाई होता है नून के टाइम पे, तो वो हीट अप करता है ग्राउंड को। जब वो ग्राउंड को हीट अप करेगा, उसके आसपास की एयर हीट अप होगी, एयर हीट अप होने के वजह से, और वो क्या होगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। जब ऊपर की तरफ राइज करेगी तो वो कंडेंसेशन होगा, कूल होगी। जब वो कूल होगी तो व्हाइट और क्यूमुलस क्लाउड बनाती है, और वो क्यूमुलस स्टॉर्म्स के साथ आते हैं, स्टॉर्म्स भी पड़ती हैं, और वो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी, बट लेकिन कैसी होगी, टोरेंशियल डाउनपोर होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, कौन से टाइप की हमारी रेनफॉल है। मैम विंटर्स में तो सन दिखाई नहीं देता फिर भी बारिश होती है, ऐसा क्यों? अभी जो हो रही है, अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन पे पूछ रहे हो, तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, अल नीनो ना ला लीना। तो अभी अल नीनो की वजह से जो ये बारिश हुई है हमारे टाइम्स पे जो पड़ रही है, अभी आप जो विंटर्स की बात कर रहे हो अभी, वो अल नीनो की वजह से हुई है, जो हमने क्लास में अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बस मैंने ग्लिम्स दिए थे। आई विल एक्सप्लेन इट। मैंने बस आपको ये बता दिया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से और अल नीनो की वजह से बारिश पड़ती है, जो कि जो लेयर्स होती है, जो अरेबियन पेनिनसुलर में बनता है, वो इंडिया की तरफ ट्रैवल करता है, जो कि पूरी एयर को डिस्टर्ब कर देता है, और उसका रिजल्ट यही होता है कि वो बारिश पड़ती है। अल नीनो जब हम पढ़ेंगे बेटा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस पढ़ेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, अब इतना याद रखना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हो रहा है। ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक क्या होती है, ओरोग्राफिक, फिर वापस से पहले डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम पे देखने से पहले क्या होता है, इमेजिन हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर इमेजिनेशन नहीं हो पाती, जो मैं पढ़ाऊंगी। देखो शॉर्ट में बताती हूँ, ये पहाड़ है, ठीक, लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल, दिस इज पहाड़, ठीक। अब ये पहाड़ से, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ इंडिया, ठीक, ट्राइंगल की शेप में। ये वाला हमारा वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से जो हमारी हवाएं आती है वो आती हैं साउथ वेस्ट हवाएं। ये साउथ वेस्ट हवाएं जब इस पहाड़ से, वेस्टर्न घाट से टकराएंगी,
पहाड़ है, जब वेस्टर्न घाट से टकराएंगी हवाएं, तो हवाओं के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होगा। टकराने की वजह से वो यहाँ पे क्या बनाने लगेंगी, क्लाउड बनाने लगेंगी। क्या बनाने लगेंगी, क्लाउड। जब क्लाउड बनाने लगेंगी तो इनके अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा, तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बारिश पड़ जाएगी। तो ये कौन सी साइड हो गई, विंडवर्ड साइड। इसको क्या बोलते हैं हम, विंडवर्ड साइड। बट पहाड़ है ऐसे, टकराई विंडवर्ड साइड पे, क्लाउड्स फॉर्म हुए, बारिश पड़ गई। बट जो दूसरा वाला हाफ था इस पहाड़ का, वेस्टर्न घाट्स का, वो है लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। यहाँ पे बारिश नहीं पड़ी, सारी बारिश यहाँ पड़ गई। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, ड्रॉट लाइक कंडीशन भी हो जाती है। तो एक हाफ पे जो है बारिश पड़ रही है, अदर हाफ पे बारिश नहीं पड़ रही है, लीवर्ड साइड पे। तो ऐसी रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक, अब डायग्राम में देखो, दिस इज पहाड़, माउंटेन। प्रिवेलिंग विंड्स है, मैंने आपको प्रिवेलिंग विंड्स बताई इंडिया के रेस्पेक्ट में, साउथ वेस्ट। टकराई, कंडेंस हुई, बादल दिख रहे हैं, बारिश हो गई, लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। इसको यहाँ पे एक चीज कर लो, ये है विंडवर्ड साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, जो हवा की तरफ है। ठीक, जब इधर की तरफ हुई इसको बोलते हैं हम रेन शेडो एरिया, लिखा हुआ है डायग्राम में विंडवर्ड साइड। ये कौन सा एरिया है, रेन शेडो एरिया। ये कौन सी साइड हो गई, लीवर्ड साइड हो गई। ये हवाएं नीचे डिसेंड करेंगी, यहाँ पे बारिश नहीं, देखो क्लाउड बहुत कम। ठीक, अब हम बात करते हैं, जो हमने लिखा है वो पढ़ते हैं। अब इमेजिनेशन हो गई होगी। ओरोग्राफिक रेन इज फॉर्म्ड वेयर एवर मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर होती है, जिस हवा के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, इज फोर्स टू असेंड, जो फोर्स किया जाता है हवाओं से वो ऊपर की तरफ जाए, असेंड करे। A mountain barrier, mountain barrier से। It is best developed on the windward side slope, और बेस्ट कहाँ पे डेवलप होता है, विंडवर्ड साइड में ऑफ माउंटेन्स। ये माउंटेन्स का विंडवर्ड है। वेयर द प्रिवेलिंग मॉइस्चर लेडन विंड्स, जिन हवाओं के अंदर मॉइस्चर है, कहाँ से आ रही है, वो सी से आ रही है, वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देंगी। द एयर इज कंपेल्ड टू राइज अप, एयर को मजबूर किया जाता है, हवाएं मजबूर करती हैं कि तुम ऊपर उठ जाओ, तो ऊपर उठ गई। एंड देयर बाय कूल्ड बाय एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन की वजह से वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं इन द हायर लैटिट्यूड, जो हायर हाइट्स पे होती हैं। एंड सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फर्दर असेंड कूल्स द एयर, जब ये असेंड करती हैं तो हवाएं ठंडी होने लगती हैं। अंटिल द एयर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, जब तक एयर कंप्लीटली क्या ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। कंप्लीटली सैचुरेट का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी ना पहुंच जाए, 100% ना पहुंच जाए। अब ये बात तो समझ में आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, अगर मैं यूज करूंगी तो। सो कंडेंसेशन टेक प्लेस फॉर्मिंग क्लाउड्स, अब कंडेंसेशन होगा, वो क्या बनाएगा, बादल बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा, और क्या पड़ जाएगी, बारिश, इवेंचुअली रेन। सिंस इट इज कॉज्ड बाय द रिलीफ ऑफ लैंड, लैंड के रिलीफ की वजह से हुई है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, रिलीफ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे और ज्यादा ऊंचाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलीफ। रिलीफ का मतलब शांति नहीं है यहाँ पे, वो रिलीफ होता है। ठीक, तो कंडेंसेशन टेक प्लेस फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड इवेंचुअली क्या पड़ जाती है, बारिश। इट इज कॉज्ड बाय द रिलीफ ऑफ द लैंड, रिलीफ का मतलब कि हाइट में डिफरेंस, कहीं पे प्लेन हाइट ज्यादा, प्लेन हाइट ज्यादा, प्लेन हाइट ज्यादा, तो रिलीफ की वजह से होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ रेन भी बोलते हैं। डिफरेंस इन हाइट बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द लैंड सरफेस, मैंने मतलब लिख दिया है रिलीफ का। मच ऑफ द प्रेसिपिटेशन एक्सपीरियंस्ड ऑन द विंडवर्ड स्लोप, हमने पढ़ा कि जो विंडवर्ड स्लोप होता है सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन वहीं पे होता है, बारिश इधर ही साइड होती है। ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया, अब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये
फॉरेन के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया में, वेस्टर्न न्यूजीलैंड में, वेस्टर्न स्कॉटलैंड में, देखो जगह सारी वेस्ट है बट लेकिन हवाएं कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट स्लोप है, ये याद रखना। एंड वेस्टर्न स्कॉटलैंड, वेल्स, असम हिल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ सब जगह बारिश कैसी बन पड़ती है, रिलीफ रेन पड़ती है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। देन ऑन डिसेंडिंग, जब ये हवा क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, मतलब डिसेंड करती है, द लीवर्ड स्लोप, ये वाला साइड हमारी लीवर्ड है, अ डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड में जो हाइट में क्या हो जाती है, कम हो गई क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है। डिक्रीज इन एल्टीट्यूड इंक्रीजेस बोथ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब हवा ऊपर जाएगी प्रेशर टेम्परेचर कम होगा, बट लेकिन जब हवा नीचे आएगी प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। एज द एयर इज कंप्रेस्ड एंड वार्म, क्योंकि एयर को यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, नीचे की तरफ जा रही है, मीन्स दबाया जा रहा है, गर्म हो रही है। देयर इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो होगा बट लिटिल और नो प्रेसिपिटेशन, हो सकता है बिल्कुल भी प्रेसिपिटेशन ना हो। कहाँ पे, leeward साइड में। सो एरिया इन द leeward साइड ऑफ द हिल इज टर्म एज रेन शेडो एरिया, जो लीवर साइड में जो एरिया होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया बोलते हैं। तो पहली जो हमारी रेन थी वो कॉन्वेक्शनल थी, दूसरी जो हमारी थी वो हमारी ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल थी, थर्ड टाइप है लास्ट साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। इसका दो नाम है, साइक्लोनिक और फ्रंटल। साइक्लोनिक नाम से पता चल रहा होगा, जो साइक्लोन्स की वजह से आती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। मैं इसके पिक्चर दिखाती हूँ। मैम जब हवा नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो बारिश वेस्ट में कैसे होगी। ओके, मैंने कौन सी बात करी आपको ये बताओ पहले, मैंने क्या कहा, कौन सी वाली हवा आ रही है, पीछे वाले केस की बात कर रहे हो ना आप, यहाँ पे जो लिखा हुआ था पीछे वाली स्लाइड में, ये किसका नॉर्थ ईस्ट बता रहा है बेटा, देवराज। मच ऑफ द, यहाँ पे बोल रहा है विंडवर्ड स्लोप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया, ये नॉर्थ ईस्ट किसका बता रहा है, वेस्ट मलेशिया का बता रहा है, वेस्ट मलेशिया का नॉर्थ ईस्ट बता रहा है। तो वेस्ट मलेशिया न्यूजीलैंड टेम्परेट रीजन में लाई करते हैं। अभी मैंने बात करी थी कि टेम्परेट रीजन में, पीछे हमने बात की थी टेम्परेट रीजन में प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, वेस्ट मलेशिया की, वेस्टर्न न्यूजीलैंड जो कि टेम्परेट रीजन में लाई करते हैं। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो इंडिया में जो हवाएं आती हैं वो साउथ वेस्ट आती हैं इस रीजन में, कब, समर्स के टाइम पे, ठीक है। और विंटर्स के टाइम पे जो अभी हवा है वो रिवर्सल हो रही है, रिवर्सल ऑफ विंड चल रहा है। जो हवाएं अभी विंटर्स में बही है बेटा वो कौन सी थी हमारी, नॉर्थ ईस्ट हवाएं चलती हैं विंटर्स में। तो ये हवाएं ऑनसेट ऑफ मॉनसून में क्या होती हैं, जब साउथ वेस्ट हवा होती है, जब मॉनसून स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे रिवर्स होकर नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट होती है। तो ये बच्चे नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया की बात कर रहा है, और वेस्टर्न न्यूजीलैंड के वेस्ट, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में लाई करता है। और जो हमारा असम हिल्स है, असम हिल्स में मेघालय, आपको पता है चेरापूंजी, माइसोरम सॉरी, माइसोरम में सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, बट लेकिन वही उसी का शहर है, उसके शहर में बारिश कम पड़ती है, कभी कभी ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाती है। तो वो सब रिलीफ रेनफॉल की वजह से है। बट लेकिन ये बेटा नॉर्थ ईस्ट जो वर्ड यूज हुआ है ये वेस्ट न्यूजीलैंड वगैरह टेम्परेट रीजन के लिए यूज हुआ है। ओके, अच्छा साइक्लोनिक हवाएं की बात कर रहे थे हम, पहले मैं पिक्चर दिखाती हूँ उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब देखो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होगा, समुद्र है, सी है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पहाड़ है, ठीक। वार्म एयर, वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स टू राइज ओवर हाई एरिया, जो सी के ऊपर वार्म ऑफ एयर होगी वो फोर्स करेगी कि आप ऊपर की तरफ उठ जाओ, वो राइज हो जाएगी, राइज हुई, राइज होने के बाद बादल बना दिया, एयर कूल्स एंड कंडेंस, बारिश पड़ गई,
कंडेंस हो गई, सेम प्रोसेस होगा, बट यहाँ पे साइक्लोन की वजह से जब गर्म होगा सी, उससे हवाएं आएंगी। सेम रेन शैडो की तरह, इधर बारिश पड़ गई, इधर बारिश नहीं पड़ेगी। बट लेकिन क्या हुआ, वो हवा आ कहां से रही है, सी से। साइक्लोन और फ्रंटल रेन, इट इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है लिंक विद साइक्लोनिक एक्टिविटी। और मैं एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पे स्लाइड्स में बेटा जो भी वर्ड यूज कर रही हूँ, सारे स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रही हूँ, कोई भी इजारम वॉजवर्ड की लैंग्वेज मैंने यूज नहीं करी है। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस लिखने जाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स, खाली प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती, जब हम प्रीलिम्स कर रहे होते हैं तो साथ में मेंस भी कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड वर्ड नहीं आ पाते, तो आप स्टैंडर्ड वर्ड दिमाग में रहेगा तो आप वही वर्ड लिखोगे। तो आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इसलिए मैं हिंदी में भी वर्ड लिख रही हूँ, उसका मतलब इंग्लिश में भी। जो हिंदी मीडियम से अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उनको हिंदी समझ में आ जाए, इंग्लिश वालों को तो आ ही जाएगी इंग्लिश, मैंने ऊपर लिखी है। तो प्लीज मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि पेपर में भी एज इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही लिखी आती है, बुकिश की लैंग्वेज ही, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। आंसर टैकल करने में दिक्कत नहीं आएगी कि अरे कंफ्यूज हो गए, अरे हमने तो इज आर एम वॉज वाली नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ी थी और यहाँ पे तो स्टैंडर्ड है, मतलब मैम ने तो गलत पढ़ाया। हमारे दिमाग में ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड वर्ड्स। तो इसलिए ध्यान रखना, ज्योग्राफी में उन्हीं वर्ड को यूज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। अगर आप डेली लाइफ में लाओगे, आसमान को देख रहे हो, अरे यार अभी तो जो बारिश हवा चल रही है, ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है, तो तुम्हें अपने आप कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन, इट इज एसोसिएटेड मींस लिंक विद साइक्लोनिक एक्टिविटी, जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उनसे रिलेट करता है। वेदर टेम्परेट रीजन हो, टेम्परेट रीजन में क्या होते हैं, डिप्रेशन क्रिएट होते हैं। डिप्रेशन का मतलब वहां पे जो साइक्लोन का इफेक्ट होता है वो देखने को ज्यादा मिलता है। और ट्रॉपिकल रीजन में जो होते हैं साइक्लोन बनते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन बनते हैं, और जो डिप्रेशन वाला रीजन होता है वो कहाँ होता है, हमारा टेम्परेट रीजन में। It is due to the convergence means meeting of two different air masses। जब दो एयर मासेस आपस में मिक्स होते हैं, दो एयर मासेस कौन से, एक तो ठंडा और एक गर्म, वार्म और कोल्ड। इट इज ड्यू टू द कन्वर्जेंस, ब्रैकेट में लिखा है मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है। एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, अलग होती हैं। उसकी वजह से जो हमारे साइक्लोनिक रेन बनती है। एज कूल एयर इज डेंसर, आपको पता है ठंडी हवा कैसी होती है, डेंस होती है। डेंस होने का मतलब है वो नीचे की तरफ जाएगी, मैंने क्लास में पहले बताया था। जो वार्म एयर होती है वो ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे जाती है, ये साइक्लोन, ये साइकिल जो है सॉरी चलती रहती है। एज कूल एयर इज डेंसर होती है, इट टेंड्स टू रिमेन क्लोज टू द ग्राउंड, जो ठंडी हवा होगी वो ग्राउंड पे रहना चाहेगी। वार्म एयर हल्की हो जाती है, तो टेंड्स टू राइज ओवर द क्लाउड एयर, वो ऊपर की तरफ जाने की सोचेगी कि वो ऊपर की तरफ जाए। तो जो गर्म हवा है वो लाइटर है, वो ऊपर की तरफ जाती है, जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ सिंक करती है। इन एसेंट, प्रेशर, एसेंट मतलब जब ऊपर की तरफ चढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीजेस, इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। एयर क्या हो जाएगी, पता है आपको, ऊपर जाएगी तो एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी। एंड कूल्स, कंडेंसेशन टेक प्लेस, और जब ठंडी होगी तो कंडेंसेशन होगा। लाइट शावर पड़ेंगे, हल्की फुल्की बारिश पड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। अगर आप कह सकते हो, अगर आप समझना चाहते हो, तो जो अभी बारिश पड़ी है वो साइक्लोनिक तो नहीं है, साइक्लोन नहीं आया है, बट लेकिन अल नीनो की वजह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस आए हैं, उसकी वजह से है। तो आप कह सकते हो जब एयर एक्सपैंड हो गई, कूल हो गई, तो लाइट शावर पड़े, तो वो साइक्लिक और फ्रंटल रेन थी। आप एक एग्जांपल दे सकते हो, दिस इज फ्रंटल रेन। द हेवियर एंड कोल्डर एयर मासेस, जो हैवी होते हैं, ठंडे होते हैं एयर मासेस, पुशेस अप द वार्मर, ऊपर की तरफ पुश करेंगे गर्म ठंडी हवा को। एंड लाइटर एयर एंड द स्काई इज क्लियर अगेन, आसमान बाहर जाके देखो बिल्कुल साफ हो रखा है, क्योंकि परसों बारिश पड़ी थी यहाँ पे। तो बारिश की वजह से क्या हो गया, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं सारा जो शुरू से पढ़ाया है वो रिवीजन कराती हूँ।
कल हम पढ़ेंगे प्लेनेटरी इवेंट्स। तो मैं जितना पढ़ाया है वापस से रिवाइज, क्विक रिव्यू, जिसको समझ में, इस वाले को मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगी क्योंकि देवराज ने नहीं समझा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा? बारिश को हम जनरली प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, बट लेकिन खाली बारिश नहीं होती, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज होती हैं, स्नो, स्लीट, हेल्स, रेन, ठीक, चारों चीजें होती हैं। इफ रेन इज सफिशिएंटली कूल बिलो ड्यू पॉइंट, अगर रेन जो है ड्यू पॉइंट के पूल बिलो जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है, सपोज ये डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ जो है बूंदे जो है कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और ऐसे करके कर करके डस्ट पार्टिकल के अराउंड वो बनाने लगती हैं क्राउड। When they float about as the masses of minute water, जब वो float करती हैं आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में below sea above sea level, तो वो क्लाउड बनाती हैं। वो क्लाउड कौन से होते हैं? साइरस भी हो सकते हैं, क्यूमुलस भी हो सकते हैं, स्ट्रेटस भी हो सकते हैं। व्हेन कंडेंसेशन अकर, जब कंडेंसेशन होता है ग्राउंड लेवल पे, जरूरी नहीं है कि वो रेन हो, हेज हो, मिस्ट हो, फॉग हो, वो कुछ भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है हमारा स्नोफॉल इन हायर लैटिट्यूड्स में, जब हायर लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, एल्टीट्यूड हायर हाइट की बात करेंगे, जब आप ऊपर पहाड़ों पे जाओगे वहां पे कंडेंसेशन जो वाटर वेपर का होगा वो एटमॉस्फेयर में होता है, एट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर, ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगी? स्नोफॉल हो जाएगी। हेल स्टोन क्या होता है? जब मॉइस्ट एयर होती है वो ऊपर की तरफ असेंड करती है और रैपिडली कूल हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं? फ्रीज होने लगती हैं, और वो आइस के पैलेट्स मींस पत्थर की तरह फॉर्म करेंगी, और जब वो मोटा बन जाएगा पत्थर तो वो क्या बन जाएगा? हेल स्टोन बन जाएगा। और ज्यादा एज मोर एज सुपर कूल्ड होगा वाटर, और ज्यादा ठंडा होगा, ड्रॉप कलेक्ट हो जाती है हेल स्टोन के अराउंड, एंड इट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली इन साइज, स्टेडली मीन्स कंटिन्यूअसली साइज में बढ़ेगा, एंड सम ऑफ द वेट, सब कुछ का वेट जो है 2 पॉइंट तक पहुंच जाता है। फिर हमने बात करी थी स्लीट की। जो आइस पैलेट्स होते हैं वो फ्रोजन होती हैं, रेन ड्रॉप्स मेल्टिंग होती है, जब ऊपर से बादल में से जब पत्थर आएगा, स्नोफॉल आएगी, तो आइस पैलेट्स आएंगे, तो उनका साइज कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहे हैं, हो सकता है कुछ फ्रीज हो जाए, नई बूंद बने तो वो जम जाए, कुछ बूंद होगी कि वो कम हो जाएंगी, तो ऐसे फ्रीजिंग और रीफ्रीजिंग चलता रहता है। जब वो नीचे आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्लीट कहते हैं। रेनफॉल क्या होती है? इट इज ओनली व्हेन ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स कलेक्ट, जब ड्रॉपलेट्स जो है क्लाउड के अंदर कलेक्ट करती हैं इनटू लार्जर ड्रॉप्स में, बड़ी ड्रॉप्स में, जो 0.2 mm से साइज 6 mm तक वेरी करता है, तो वो क्या होती है? हमारी रेनफॉल की तरह नीचे आती है। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में हमने बात करी थी कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल वो थी जहां पे बहुत ज्यादा हीट अप होता है, इंटेंसली हीट होती है दिन के टाइम में, ट्रॉपिक्स में, समर में, और टेम्परेट इंटीरियर में। जब अर्थ सरफेस हीट कर जाती है, तो जिस हीट करने की वजह से, कंडक्शन हीटिंग की वजह से, जो हवाएं मॉइस्चर लेडन वेपर होती हैं, जो मॉइस्चर लाती हैं अपने साथ, ऊपर की तरफ राइज करती हैं, हीट कर देती है, और हीट करने की वजह से वो क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं और लाइटर हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। जैसे एयर राइज करेगी कन्वेक्शन करंट बनेगा, इंटेंस हीटिंग के बाद असेंडिंग, जैसे ऊपर की तरफ पहुंचेंगी जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा, जब कंडेंस हो जाएगा तो वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाएगा, और जिसकी हाइट जो है काफी ज्यादा होती है, ठीक। फिर हमने पढ़ा उसके बाद जब मैक्सिमम आफ्टरनून में, जब मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर जाएगी, कॉन्वेक्शन सिस्टम अच्छे से वेल डेवलप हो जाता है। हॉट राइजिंग एयर जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर होल्ड करने की, अबेंडेंट होता है रीजन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है, जैसे जैसे राइज करेगी ठंडी हो जाएगी, जब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा टॉरेंशियल डाउनपोर होगा, हल्की फुल्की बारिश पड़ेगी थंडर और लाइटनिंग के साथ।
समर में जो शावर्स होती है टेम्परेट रीजन में वो हैवी होती है और ओकेजनल थंडर स्टॉर्म पड़ते हैं। ये जो डाउनपोर होता है वो एग्रीकल्चर के लिए इंटायरली यूजफुल नहीं होता, क्योंकि जब बारिश पड़ती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर वो सिंक नहीं कर पाती और वो क्या हो जाती है, ड्रेन ऑफ हो जाती है। ठीक, डायग्राम में हमने देखा सनराइज करा, हीट हुई, फिर हीट होने के बाद वेपर राइज ऊपर करी, एयर कूल्स हो गई, क्यूमुलस क्लाउड बनाया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाया, फिर हैवी रेनफॉल हो गई। देन फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक जो उसके पहाड़ की वजह से होती है, माउंटेन्स की वजह से होती है। ओरोग्राफिक व्हेन अ मॉइस्ट एयर फोर्स टू असेंड करती है ऊपर की तरफ, विंडवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स में होती है, प्रिवेलिंग मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं जो सी से आती हैं। सो एयर इज कंपेल्ड टू राइज, एयर जो है कंपेल हो जाता है राइज करने के लिए, एंड देयर बाय कूल्ड बाय एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की वजह से ठंडा हो जाता है। हायर लैटिट्यूड्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कूल्स हो जाती एयर, एक कंप्लीटली सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं 100%। कंडेंसेशन टेक प्लेस, फॉर्मिंग क्लाउड्स बनाता है, रेन पड़ती है, इसलिए हम इसे रिलीफ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं, रिलीफ रेन भी बोलते हैं। रिलीफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइट में, डिफरेंट लैंड सरफेस के हाइट में डिफरेंस होता है। जो मच ऑफ द प्रेसिपिटेशन होता है वो विंडवर्ड स्लोप में होता है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे वेस्ट मलेशिया, वेस्टर्न न्यूजीलैंड, वेस्टर्न स्कॉटलैंड, वेल्स एंड असम हिल्स में ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिलीफ रेन। फिर हमने बात करी जैसे प्रिवेलिंग विंड्स आई, विंड आने के बाद क्या हुआ, विंडवर्ड साइड था, प्रेस कंडेंस हुआ, विंडवर्ड साइड में बारिश पड़ गई, लीवर्ड साइड में रेन शेडो एरिया बन गया और ड्राई एयर हो गई। फिर ऑन असेंडिंग, जैसे ऑन डिसेंडिंग जब नीचे की तरफ आएगी लीवर्ड स्लोप में एल्टीट्यूड बढ़ जाता है, प्रेशर टेम्परेचर भी, एयर जो है कंप्रेस हो जाती है, वार्म हो जाती है, इवापोरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा कम होता है लीवर्ड हिल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन्स क्या होती हैं, ये एसोसिएटेड होता है साइक्लोनिक एक्टिविटी से टेम्परेट रीजन में, जो कि डिप्रेशन क्रिएट होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, हमारे साइक्लोन्स होते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कन्वर्जेंस की वजह से, जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। जब कूल एयर होती है वो डेंस होती है, इट टेंड्स टू रिमेन क्लोज टू द ग्राउंड रहना चाहती है, एंड वार्म एयर क्या होती है, लाइटर होती है, और वो कोल्ड एयर के ऊपर क्या करती है, राइज करती है। इन एसेंट जो प्रेशर है, जब असेंड होती है, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एयर क्या होगी, एक्सपैंड होगी एंड कूल करेगी। कूल होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होंगे, लाइट शावर पड़ेगा, हल्की फुल्की बारिश पड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन कहेंगे। द हैवियर एंड कोल्डर एयर मासेस, जो हैवी होती है और जो कोल्डर एयर मासेस क्या होते हैं, वो पुश करते हैं, ऊपर की तरफ पुश करेंगे वार्मर एयर को, जो वार्म एयर होगी उसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, लाइटर एयर होगी, लाइटर एयर की वजह से ऊपर जाएगा, ऊपर से बारिश पड़ेगी, हल्की फुल्की जब बारिश पड़ेगी स्काई क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर अगेन हो जाएगा। तो जब सी से पानी आ रहा है, वार्म एयर आ रही है, ठंडी हवा है, दोनों मिक्स हो रही है, मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, कूल हो रही है, कूल होने के बाद कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड बना रहा है, रेन पड़ रही है, एयर कूल्स और कंडेंसेस, फॉर्मिंग क्लाउड्स, क्लाउड्स बनाएगी, बारिश पड़ जाएगी, क्लियर स्काई होगा। ये हमने आज सारा पढ़ा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, आई एम गिविंग 2 मिनट्स। कल हम प्लेनेटरी विंड्स पढ़ेंगे, प्लेनेटरी विंड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, फेरल्स के लॉ। देवराज आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा। नो मैम। ओके, कल हम प्लेनेटरी विंड्स पढ़ेंगे, कल हमारी क्लास है प्लेनेटरी विंड्स की। ठीक, और लास्ट वीडियोस देख लेना। वेलकम बच्चा, लास्ट वीडियो देख लेना। अगर मैं अब तो स्लो, अब तो मैं फास्ट नहीं गई ना देवराज, अब स्लो पढ़ाया बाद में, ठीक है, फाइन। मैंने कहा कि लास्ट वीडियोस देख लेना,
क्लाउड्स वगैरह की अगर वीडियोस देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्लाउड्स में कुछ समझ में नहीं आता है, तो मेरे से क्लास में पूछ लेना। मैं क्लास जब खत्म करूंगी तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या क्या है। ठीक है, चलो फिर कल हम प्लेनेटरी विंड्स पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, बाय, गुड डे।